नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़े से मिक्स संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी यहाँ 60-62 अंक नीचे है, लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो हर निशान में हो रहा है कारोबार। 40 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स है, तो तकरीबन उतनी ही बढ़ोतरी इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर आ रही है। इनफैक्ट जापानीज मार्केट निके यहाँ पर 225 अंकों से अधिक की वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरे मार्केट्स जो खुले हैं वो ऑलमोस्ट आधे % की कमजोरी लेकर खुले, लेकिन कमजोरी तो कल हमने देखी कमोडिटी मार्केट में, जहां मेटल्स, एनर्जी, सोना सब अपने ऊपरी स्तरों से टूटे। एग्री कमोडिटीज में भी प्रेशर बनता हुआ दिखा और सबसे ज्यादा धुलाई तो बेस मेटल्स की हुई है, जो मल्टी मंथ लोज पर आ गिरे हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है, कौन से डेटा पॉइंट्स को पे बाजार की नजर थी और आगे आज किस तरह के इवेंट्स पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या हुआ एग्जैक्टली मतलब कमोडिटी मार्केट तो धराशायी हुए, लेकिन क्या संकेत थे एग्जैक्टली? भरपूर एक्शन हुआ है कल। एक्चुअली काफी एक्शन पैक्ड डे था। आपको इंडेक्स पे ये रिवील नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वैसे आज सुस्ती का माहौल फिर से आपको दिख रहा है। लगातार चौथे दिन कल डाउ में गिरावट हुई है, लगातार दूसरे दिन यूएस के बाजार मिले जुले बंद हुए हैं। सीमित दायरे में डाउ का कारोबार था, उसके बीच हमने देखा 225 अंक फिसला है डाउ। नैस्डैक में हमने देखा सिर्फ 100 अंक के दायरे में कारोबार था, उसमें हल्की बढ़त ऊपर लेकर बंद हुआ है। बट आप स्टॉक्स में देखेंगे नेहा, तो बहुत ज़्यादा एक्शन आपको कल अमेरिकी बाजारों में होता है। कुछ बड़े स्टॉक्स में भी कल बड़ी मूव्स आपको आती हुई दिखी है। शुरुआत करते हैं डिज्नी से। डाउ में जो गिरावट है उसका एक योगदान डिज्नी की वजह से भी आया था। ऑलमोस्ट 9% टूटा था ये काउंटर, क्योंकि इसकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है डिज्नी प्लस, उसमें इसने 40 लाख यूजर्स गंवाए हैं। उसमें इंडिया का भी योगदान है। आपको मालूम होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया में करते हैं, वहाँ से डिज्नी का काफ़ी सारा कंटेंट अब चला गया है और साथ ही आईपीएल भी चला गया है, तो उसकी वजह से भी इन्हें गिरावट आई और ग्लोबली भी इनकी स्ट्रीमिंग ऐप में यूजर्स गंवाए। तो 40 लाख यूजर्स गंवाने की वजह से हमने देखा कि ये शेयर कल 9% आपको टूटते हुए दिखा है, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर था। दूसरा इम्पैक्ट था छोटे बैंक्स में। यहाँ पर कल फिर से परेशानी आती हुई दिखी, और स्पेशली पैक वेस्ट, पैसिफिक वेस्ट बैंकॉप, जहाँ पर हमने देखा कि ये शेयर कल 22% टूटा है। बाकी छोटे बैंक्स में इसमें आजकल सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अपडेट इनकी तरफ से आया कि पिछले हफ्ते इनके डिपॉजिट्स में 9.5% की गिरावट हुई थी। तो एक बार फिर से वो डर बाजार में आ गया कि क्या छोटे बैंक से वापस ग्राहक अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। तो पैसिफिक बैंक ऑफ 22% टूटा, बाकी छोटे बैंक्स भी टूटे और बाकी बैंकिंग शेयर्स पर भी कल आपने दबाव आते हुए देखा। इसके अलावा जैनेट येलन और जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड दोनों ने कल कर्ज सीमा पर चेतावनी दी है। जैनेट येलन तो पिछले 3-4 दिनों से दे ही रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बैठक आज होने वाली थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की कर्ज सीमा को लेकर, उसको अब अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बट इन दोनों ने चेतावनी दी कि अगर कर्ज सीमा पर जल्द आप फैसला नहीं लेते हैं तो फिर बाजार में एक पैनिक आपको आते हुए दिख सकता है। यूएस डिफॉल्ट तो खैर कर ही नहीं सकता है अपनी डेट पर, अगर वो हो गया तो बहुत ही खराब इवेंट होगा। बट अगर आपने इस पर जल्दी फैसला नहीं लिया तो बाजार में पैनिक आने वाला है। हालांकि अभी भी टाइम है, 1 जून को कर्ज सीमा हिट होगी, तो अभी भी इनके पास समय तो काफ़ी है। बट एक चेतावनी दोनों की तरफ से आई। साथ ही जेमी डायमंड ने यह भी कहा कि बैंक्स की जिस तरह से गिरावट हो रही है वो एक बैंकिंग सेक्टर के लिए कंसर्न हो सकता है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगना चाहिए बैंक्स की। अब कितना फीजिबल है आइडिया वो अलग बात है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स उनकी तरफ से आपको आते हुए दिखे हैं। उसके सामने हमने देखा कि नैस्डैक में हल्की बढ़त रही, क्योंकि अल्फाबेट ने लगातार दूसरे दिन 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। कल 4.25% ऊपर था और इसने बाजार को संभाला है, नैस्डैक को कल संभाला है। इनका जो नया एआई सर्च इंजन है बार्ड, उसके जो इनिशियल फीडबैक आ रहा है, इन्होंने रिवैम्प करके उसे लॉन्च किया है, वो काफ़ी अच्छा आते हुए दिख रहा है। तो इसलिए अल्फाबेट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी रही। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट पर हमने कल प्रेशर आते हुए दिखा इसी की वजह से। इसके अलावा अगर आप देखें डेटा कल आया है, अप्रैल महीने का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आपको आते हुए दिखा है। थोड़ी राहत है, 3.4% से गिरकर 3.2% आया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया जाता है। इस डेटा के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई। जो 10 साल की यील्ड 2 दिन पहले 3.5% की थी, वो
परसों 3.4% हो गए और कल गिरकर अभी 3.3% पर आ गई है, तो थोड़ी राहत वहां से भी आपको आती हुई दिखी है। इसके साथ ही ट्विटर की घोषणा आई है इलॉन मस्क साहब की कि वो सीईओ के रोल से स्टेप डाउन कर रहे हैं और एक नया सीईओ अपॉइंट कर रहा है। 6 हफ्तों में नया सीईओ आ जाएगा। हालांकि ट्विटर के साथ इलॉन मस्क बने रहेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे और प्रोडक्ट साइड पर उनका योगदान बना रहेगा, बट सीईओ के रोल से इलॉन मस्क साहब अब स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि टेस्ला का शेयर 2% ऊपर बंद हुआ और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में भी 2% ऊपर था। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। इंडेक्स पर हमने थोड़ी सुस्ती का माहौल जरूर देखा और बैंकिंग शेयर्स का डर है, साथ ही कर्ज सीमा के थोड़े कंसर्न है, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव था। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी जब हम बंद हो रहे थे तो यूरोप के बाजार पॉजिटिव थे, बट एंड ऑफ ट्रेड यहाँ पर गिरावट के साथ बंद हुए। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आई, अनुमान मुताबिक 1/4% उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव दिया है और आज तो यूके का Q1 जीडीपी डेटा भी आने वाला है। एंड फाइनली जैसा आप बता रही थी, कमोडिटी बाजार में भारी गिरावट आई है। एक तो डॉलर मजबूत हो गया, 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तेल में लगातार दूसरे दिन गिरावट है, 2% गिरकर 75 पर आ गया है। ब्रेंट 1 हफ्ते के निचले स्तर पर। चीन से काफी कमजोर आपको ट्रेड डेटा आते हुए दिखा है। एक्सपोर्ट्स उतने अच्छे नहीं जितना बाजार ने एक्सपेक्ट किया था। ओपेक का आउटलुक हालांकि ये कह रहा है कि चीन की डिमांड बढ़ेगी और पिछले आउटलुक से उन्होंने चीन की डिमांड का फोरकास्ट बढ़ाया है, बट डर है कि चीन की डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना बाजार ने माना था। तो तेल और सोने में तो आपने प्रेशर देखा, बट ज्यादा गिरावट आपने बेस मेटल्स पे देखी है चीन के डेटा की वजह से। 5.5 महीने के निचले स्तर पर कॉपर, एल्यूमिनियम 6.5 महीने के निचले स्तर पर, जिंक फ्यूचर्स 2.5 साल के निचले स्तर पर आते हुए दिखा है। एग्री कमोडिटीज भी कमजोर है, तो चीन का थोड़ा इंपैक्ट है कमोडिटी बाजार और सेंटिमेंट में। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका में थोड़ा आपको पिछले कुछ दिनों से सुस्ती दिख रही है। डाउ लगातार चौथे दिन फिसला है कल। चलिए, तो फिलहाल तो सुस्ती के संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट इसे क्या पचा पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज हफ्ते की जो क्लोजिंग होती है वो किन लेवल्स पर दिखती है। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हम देख रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से तो लगातार कुछ समय से बिकवाली हावी है। 200 करोड़ की बिकवाली का फिगर वहां से निकला है, लेकिन जो FIIs हैं उनकी खरीदारी, उनकी रेजिलियंस कुछ दिखाई दे रही है। 837 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से दर्ज हुआ है। तो अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत है जहां पर कुछ चिंताएं अमेरिकी बाजारों में अब बनती हुई दिखाई दे रही है, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग, कोई महत्वपूर्ण सपोर्ट्स को हमने तोड़ा नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस स्पेशली बैंक निफ्टी में देखा हमने अच्छा ही है, लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं अमेरिका से, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, क्या थोड़ा यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है? सर, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, हल्की फुल्की सावधानी वीकेंड सेशन के लिहाज से रख सकते हैं और लगातार 4 दिनों से अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हो रहे हैं और लगातार ये 4 दिन हमारे भारतीय बाजारों के लिए अब तक अच्छे रहे। तो थोड़ा बहुत असर विदेशी बाजारों का पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, सेंटीमेंट बढ़िया है, FIs की खरीदारी के फ्लोज भी आपको आते हुए रहे। वैसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो हल्की फुल्की कमजोरी रह सकती है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदारी का मौका देखना चाहिए और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करें वीकेंड सेशन में, तो गलत नहीं होगा। तो उस लिहाज से एक रेंज बाउंड ट्रेड आपके लिए रह सकता है। इस रेंज बाउंड ट्रेड में 18,150 18,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे 18,200 के नजदीक निफ्टी आता दिखे, वहीं से आपको खरीदारी की शुरुआत करना शुरू कर देना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,375 से लेकर 18,450 की रेंज हो सकती है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज में आपको निफ्टी आने पर मुनाफा वसूली करके वापस से डिप का इंतजार करना चाहिए खरीदारी करने के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 43,125 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है और वैसे तो थोड़ा दूर है, आने की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है, बहुत ज्यादा कमजोर होगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो फिर भी अगर इस रेंज में अगर आज आपको मौका मिलता है तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 43,675 से लेकर 43,775, ये है वो 100 पॉइंट की रेंज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर से इंतजार करना चाहिए नीचे के लेवल का। तो दोनों तरफ से ट्रेड मिल सकते हैं और उस लिहाज से आज आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता है उसको बिल्कुल भी यहाँ पर आप नजरअंदाज मत करिए। दायरे का ट्रेड मिलेगा और दोनों तरफ के मौके होंगे। तो निफ्टी 18,150 से 200, सर ने क्लियरली ये स्टेट किया है कि यहाँ पर आपको खरीद का मौका डेफिनेटली मिलेगा। 18,375, 450 ये एक मुनाफा वसूली वाली रेंज है। सिमिलरली बैंक निफ्टी जिसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है हाल फिलहाल, 43,125 ये एक तगड़ा सपोर्ट है आज यहाँ, और 43,675, 775 ये वो बैंड है जहां पर मुनाफा वसूल करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। तो घबराइए मत, लेकिन सतर्कता बरतनी आवश्यक है। आइए अब जान लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो काफी भरपूर रहा है उस फ्रंट पर क्या खबरें आ रही है। मार्च तिमाही के ढेरों नंबर्स आ रहे हैं, उसकी भी एनालिसिस लेकर मेरी सहयोगी नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, आज आपके साथ मुलाकात हो रही है, तो जरा बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आए हैं, कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जैसे कि आप बता रहे थे आज भी होने वाला है। काफ़ी सारे रिजल्ट्स और काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने भी वाले हैं वीकेंड पे। आयशा मोटर्स के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। ऑपरेशनल लेवल पे काफ़ी सुधर कर नतीजे आते हुए नजर आए। इनफैक्ट जो रियलाइजेशन है पर व्हीकल वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आया था। कंपनी की आय 19% से बढ़कर आई है। मार्जिन देखे तो 24% के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट 24.5% के आसपास आते दिखे। अदर इनकम का भी सपोर्ट था जिसके चलते जो मुनाफा है वो करीबन 50% से इस बार बढ़कर आया है। कंपनी का जो गाइडेंस आया है FY 24 को लेकर वो भी काफी स्ट्रांग है। उनका कहना है जो मांग है वो काफी स्ट्रांग है। हंटर 350 और सुपर मीटियो 650 की, तो डिमांड भी स्ट्रांग है। नंबर्स ऑपरेशनल लेवल पे भी आपको काफी स्ट्रांग नजर आएंगे आयशा मोटर्स के। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे मिले जुले नंबर्स आते दिखे। कंपनी की जो आय है वो 5% से बढ़कर आई है, लेकिन जो अनुमान था 2040 करोड़ का उसके अगेंस्ट थोड़ी सी कम यहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 15% से कम होकर आया, लेकिन जो मार्जिन है वो 16% के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट करीबन 18% के आसपास आते दिखे। सीमेंस जहाँ पे जो Q2 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय देखें तो करीबन 28.5% से इस क्वार्टर में बढ़कर आई है। 3800 करोड़ का एस्टिमेट था, उसके अगेंस्ट 4465 करोड़ के आसपास आपको कंपनी की आय आती नजर आई। मार्जिन 12.5% से थोड़े से बेटर होते हुए दिखे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी की परफॉर्मेंस। और जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर इनफ्लो जो रहा है उसमें भी 7-8% की आपको YOY ग्रोथ नजर आएगी सीमेंस के नतीजों में। इंटेलेक्ट डिजाइन यहाँ पे Q4 की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली दिखेगी। YOY बेसिस पे कंपनी की जो आय है वो 21% से बढ़कर आई है, लेकिन जो मार्जिन है वो 100 बेसिस से पॉइंट से घटकर इस बार 22% के आसपास आते दिखे, जिसका इम्पैक्ट हमने मुनाफे में देखा। 5% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आई। कैश के नतीजों में BSE की नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और जो स्टॉक है वो भी 52 वीक हाई से काफ़ी गिरा हुआ भी है। कंपनी की आय देखे तो 13% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 50% ऊपर है। मार्जिन भी देखे तो 37% से बढ़कर 49% है। मुनाफा भी 22% से इस बार बढ़कर आया है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छे है। बैंक्स के नतीजे वैसे भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की NII में देखे तो 43% की ग्रोथ है। प्रोविजन गिरकर आए। ग्रॉस NPA नेट NPA में भी आपको सुधार दिखेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी इंप्रूव होकर आया, 3.5 से सुधर कर 3.67% के आसपास आते दिखाए। मैंगलोर केमिकल्स यहाँ पर जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय 62% से बढ़कर आई है। मार्जिन भी देखे तो 3% से इंप्रूव होकर 11% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखे तो अकॉर्डिंगली 3 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़ के आसपास आते नजर आए। और लास्ट में रिजल्ट्स में जिंजार टेक, जहाँ पे कंपनी के जो नतीजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय हालांकि फ्लैट रही है, 2% की ग्रोथ ही नजर आ रही है, लेकिन एबिट देखे तो 65% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर है। मार्जिन भी 7% से बढ़कर 12% के आसपास आते दिखे हैं। ओके, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। ऑफ कोर्स जब बाजार आज खुलेंगे तो इन स्टॉक्स में तो हमें एक्शन दिखेगा, कमाई का मौका होगा। लेकिन नुपुर, और कौन से नंबर्स आज आने वाले हैं एंड खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज नतीजों में सबसे पहले सिप्ला और टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। FNO में मनप्पुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब, कोलगेट, HPCL, HAL, वेदांता और DLF और IGL के नतीजे आते दिखेंगे। टाटा मोटर्स पे आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक के साथ कंपनी आज डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। PVR नाम चेंज हो जाएगा आज, PVR आइनॉक्स, क्योंकि जो मर्जर हुआ था उसके बाद जो नाम इफेक्टिव चेंजेस है वो आज से लागू हो जाएंगे। टीम लीज जो बायबैक है वो खुलता हुआ दिखेगा। एवलॉन टेक्नोलॉजी पे भी आपको नजर रखनी है। 50% का जो IPO लॉक इन था वो आज खत्म होते हुए दिखेगा। और हमारे यहाँ से आज CPI और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा दोनों ही आने वाला है, तो मैक्रो के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
साथ ही साथ नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट जहाँ पे आज आखिरी दिन है, आईपीओ का कुल 5 गुना भरा हुआ दिखाई है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। एमएससीआई के काफ़ी सारे बदलाव हुए, खबरों में सबसे ऊपर यही हेडलाइन भी बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्लूजन में मैक्स हेल्थ के, HAL, सोना, BLW इंक्लूड किए गए एमएससीआई इंडेक्स में, और जो बाहर निकाले गए हैं वो है अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर। साथ ही साथ कोटक बैंक, मारुति, ONGC जैसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे वेट बढ़ाए गए हैं और वेट कम किया गया। उसकी लिस्ट अगर आपके लिए देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड के साथ काफ़ी सारे नाम है जहाँ पे वेटेज कम भी MSCI ने किया है। मैनकाइंड फार्मा भी आज फोकस में, जी बिजनेस की खबर पे मुहर लगती हुई नजर आई है। कंपनी ने माना है कि इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई है, कार्रवाई पर कंपनी का बयान आते हुए दिखा है। कंपनी का कहना है कि कामकाज पर कोई असर नहीं होगा और कंपनी पूरा सहयोग कर रही है इस प्रक्रिया में, तो ये स्टॉक पर भी आप रखिएगा नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में, क्योंकि फरवरी महीने में जियो ने 10 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने करीबन 9.8 लाख ग्राहक जोड़े, वहीं पे वोडाफोन आइडिया ने 20 लाख ग्राहक इस महीने गंवाए, तो ये तीनों स्टॉक आज फोकस में रहने वाले। जोमेटो भी आज फोकस में आने वाला है। जो गवर्नमेंट की तरफ से कमेंट्स आते दिखे ONDC पे, उनका कहना है कि ONDC का मकसद किसी को बिजनेस से बाहर करने का नहीं है, उनका है कि मोनोपोली खत्म करने का उनका मकसद है, तो जोमेटो पे भी आपको रखनी है नजर। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर भी आज फोकस में, क्योंकि LME कॉपर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लेड, जिंक, निकल की बात करें तो 1.5 से 3% तक लुढ़क कर बंद हुए थे, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। ONGC, जहां पे कंपनी ने मुंबई ऑफशोर ब्लॉक में ऑयल गैस को खोजा है, तो पॉजिटिव न्यूज आती दिखी ONGC के लिए। और लास्ट में बिजनेस अपडेट आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अप्रैल के महीने का, जहाँ पे जो कुल प्रोडक्शन है वो करीबन 18.5% से बढ़कर आया, और जो बिक्री भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1% की ग्रोथ नजर आएगी। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की अर्निंग्स रिपोर्ट भी सामने निकल कर आएगी, मतलब भरपूर एक्शन आपको चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखने वाला है। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी रणनीति वो खास आपके लिए लेकर आए हैं, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है उनकी नजर। आइए बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी से। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हाल फिलहाल में जिस तरह का प्रदर्शन हमारे मार्केट्स में रहा है, निफ्टी ने अपने सपोर्ट्स को होल्ड किया है, बैंक निफ्टी का प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है, आज क्या करना है? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में एक रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, और हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। कल के दिन में हमने कुछ करेक्शन देखा था, 18,380 से निफ्टी करेक्ट होते हुए 18,280 तक आ चुका था। अभी हमें लगता है कि अगर मार्केट 18,250 या 18,200 के करीब अगर आता है तो वहाँ पे बिल्कुल बनाई जा सकती है। 18,150 का स्टॉप लॉस रखें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम एक बार 18,500 के लेवल देख सकते हैं। वैसे निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी मिलेगी यहाँ पे भी, और 42,800 और 42,900 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बनाए। 42,500 के नीचे जाने की गुंजाइश काफी कम है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में एक बार हम 44,000 तक के लेवल्स पे देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस एक्सपायरी से पहले आपको कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं भरपूर दिख रही हैं। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 18,200, 250 इस बैंड में मिले तो निफ्टी को खरीदारी से मिस मत करिएगा, बिल्कुल भी चूकिएगा मत। 18,150 ऐसी स्थिति में आपका स्टॉप लॉस होगा। 18,500 तक के लेवल टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, ये सीरीज की बात हो रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 42,800 से 900 यहाँ पर मिले तो एक खरीदारी अच्छी बन सकती है। 42.5 का इस सीरीज के इस एक्सपायरी से पहले आप कह सकते हैं एक तगड़ा सपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, और ऐसी स्थिति में 44,000 तक का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये इंट्राडे की रणनीति नहीं है, लेकिन ये पूरे सीरीज के लिहाज से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी को पकड़ के चलना है, यानी कि क्लियरली अंडरलाइन स्ट्रेंथ बरकरार है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको श्रीकांत जी कहाँ दिख रहा है? आज अगर कोई सेक्टर चूज करना हो तो आपकी नजर कहाँ है? देखिए, वैसे सेक्टर में अगर देखा जाए तो एफएमसीजी में काफी एक्शन है, कई सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, और थोड़े से वो स्टॉक चल रहे हैं जिन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया था, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है या तो फुटवेयर का इंडस्ट्री है। वहाँ पे हमने अच्छा एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा है। बाटा इंडिया में कल अच्छी तेजी बनी थी। हमें लगता है एशियन पेंट्स, इसके नंबर्स भी काफी अच्छे थे और काफी अच्छे रिवर्सल फॉर्मेशन के साथ ये ऊपर क्लोज हुआ है। कई महीनों से, कई हफ्तों से इसने अंडर परफॉर्म किया था, तो उसके बाद के इसमें तेजी बनी है। हमें लगता है कि एशियन पेंट्स को करंट लेवल से भी 3139, 31
32 के करीब और टारगेट नजर आते हैं 3250 के। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 3100 का। और साथ ही साथ लगता है कि कुछ बैंक स्टॉक्स में वापस एक रिकवरी बन सकती है। यहाँ पे एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चले। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 890-95 के करीब। इन लेवल्स के आसपास ही इसका क्लोज है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 920 तक जा सकता है। 885 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ नजर रखनी है, ऑफकोर्स कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है। दोनों ए अल्फाबेट के स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट्स दमदार नंबर्स के बाद खरीदारी की सलाह है। 3150 के पास एंट्री करें, 3100 का स्टॉप लॉस और 3250 जैसा टारगेट ऊपर दिख रहा है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस के पास एक्सिस बैंक को भी कंसिडर करके चल सकते हैं। खरीदारी की सलाह डेफिनेटली है। 885 का स्टॉप लॉस, 920 तक का अपसाइड में टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। आइए, एक्शन तो भरपूर कमोडिटी मार्केट में भी रहा है, भले ही डाउनवर्ड एक्शन हो, लेकिन करना क्या है ऐसी स्थिति में, ये समझते हैं। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझाने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो इनफैक्ट आज मेटल से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है कल से लेकर क्लोजिंग तक। तो जरा बताइए, शॉर्ट्स कंसिडर करना चाहिए या ये अक्यूमुलेशन का खरीद का मौका है? जी नेहा, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे एंटिसिपेटेड था कि गोल्ड सिल्वर में एक फॉल आएगी और डॉलर इंडेक्स में लग रहा है कि अभी भी 102.4 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर लग रहा है कि करेक्शन जो है वो डीप यहाँ पे हो सकता है। क्रूड में मुझे लग रहा है कि फर्दर यहाँ पे सेलिंग या 5800 के करीब भी, अगर 5850 के करीब हम सेलिंग करते हैं, नीचे एक बार प्राइसेस जो है वो 5750 आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते हैं 5900 का। दूसरी चीज ये है कि मेटल्स पे मुझे लग रहा है कि काफी पिटाई हो गई है। अभी 73,000 के रेंज पे यहाँ पे सिल्वर आ गया है। यहाँ पे एक बाउंस देखने को नहीं मिल सकता है और यहाँ पे हम मे बी 74,000 से 74,200 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी गिरावट के बाद आज एक कॉन्ट्रा मूव आ सकती है, एक वाइंड अप पोजिशन होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलेगा गोल्ड सिल्वर में, लेकिन क्रूड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल जो है वो अभी कंटिन्यू रह सकता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, क्रूड में जो सेल की पोजीशन है, सेल का लेवल जरा बता दीजिए। जी 5850 पे सेल है, 5750 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 5900 का है। ओके, और सिल्वर में आपने 74,200 का अपसाइड टारगेट दिया, इसके बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? जी हाँ, वो भी मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ। एमसीएक्स सिल्वर अभी 73,800 के करीब की क्लोजिंग हुई है। मुझे लग रहा है हल्का से एक पुल बैक आएगा, 74,200 के करीब यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो होगा 73,600 का। तो एक छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है यहाँ पे सिल्वर में, उसको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कौन कौन सी कमोडिटीज पे फोकस करना है। तो सोने चांदी में थोड़ा बाय ऑन डिप्स का माहौल जरूर बन रहा है, लेकिन कच्चा तेल प्रेशर यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो बेचकर चलने की सलाह है। 5750 जैसा लेवल नीचे दिख सकता है, 5900 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस है वो लगा के चलना है। कच्चे तेल में सेल की रिकमेंडेशन है और चांदी है उसको खरीद के चलना है। 73,600 का स्टॉप लॉस और 74,200 तक का अपसाइड में टारगेट बनेगा। तो कच्चा तेल सेल, सोना चांदी खरीद के आपको चलना है। आइए बात FIR की कर लेते हैं। FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर आज फोकस करते हैं और फॉरेन जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी क्या रिकमेंडेशंस है, किन शेयरों पर है फोकस, जानने के लिए सीधे चलते हैं नुपुर के पास। नुपुर बताइए। बिल्कुल, एशियन पेंट के दमदार नतीजों के बाद यहाँ पे टारगेट्स रेज आते हुए दिखे। गोल्डमैन सैक्स, CLA से JP मॉर्गन ने जो है अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, साथ ही साथ सिटी ने भी अपना जो टारगेट है उसे बढ़ाया है। अब जो टारगेट की रेंज आपको दिखेगी वो 2400 से 3100 की रेंज में आपको नजर आएगी। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। साथ ही साथ आयशा मोटर्स, यहाँ पे भी जो ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर भी गोल्डमैन सैक्स, CLA से JP मॉर्गन और जेफरीज की तरफ से टारगेट रेज होते हुए दिख रहे हैं। इनकी रेंज में बता देती हूँ 3420 से करीबन 4034 की रेंज में अब ये ब्रोकरेज हाउस आयशा मोटर्स पर भी अपना टारगेट दे रहे। तो एशियन पेंट और आयशा मोटर्स दोनों ही आज फोकस में रहने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच नुपुर वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ।